दोस्तों, स्टॉक मार्केट गिरने के बाद सबसे बड़ा सवाल, क्या बॉटम बन चुका है? क्या ये सिर्फ टेम्पररी बाउंस बैक है जहां रिटेल इन्वेस्टर्स फंसने वाले हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, इस समय पर बड़े इन्वेस्टर्स खासतौर पे स्मार्ट मनी अभी क्या कर रहे हैं? बाई, सेल या वेट? अगर आप किसी भी स्टॉक में गलत एंट्री लेते हैं तो सालों तक का इंतजार करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कोई भी प्रेडिक्शन नहीं बल्कि एक क्लियर फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप खुद जज कर पाओ कि बॉटम आ गया है या पेन अभी बाकी है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो कुछ दिन पहले तक जब स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही थी, ऑलमोस्ट हर दिन ईरान, यूएस और इजराइल की जो भी खबरें आ रही थी उसकी वजह से एक पैनिक यानी कि भगदड़ काइंड ऑफ सिचुएशन मच रही थी स्टॉक मार्केट में। पिछले 2-3 दिनों में रुख पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बॉटम बन चुका है या यहाँ पर फिर से 3-4% की पुल करके रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने की कोशिश है। देखिए, इसको समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हमें समझने होंगे। हिस्टोरिकली डाटा क्या कहते हैं और जब जब स्टॉक मार्केट में ऐसी सिचुएशंस हुई हैं तब तब मार्केट ने कैसा बिहेवियर दिखाया है, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमारा छोटी छोटी बातों पर डर जाता है और वो छोटी छोटी बातों पर डरने के बाद जो कंपनी के फंडामेंटल्स के बेसिस पे चलता है तो फिर वो अपनी राह पर चलता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक रियलिटी चेक। मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इवन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो भी मार्केट को सही तरीके से कहाँ पे बॉटम बन रहा है या कहाँ पे हाई बन रहा है वो नहीं जान सकते। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिग्नल्स को ट्रैक करते हैं, वैल्यूएशन के सिग्नल्स, अर्निंग के सिग्नल्स एंड इसके साथ ही साथ बिहेवियरल एंड सेंटिमेंट्स के सिग्नल्स। तो इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ पर आपको निफ्टी पे हिस्टोरिकल चार्ट पर ले चलता हूँ। अब करंटली प्राइसेस क्या चल रहे हैं उससे हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है, बट ये आप देखेंगे तो आपको इससे समझ में आएगा कि मार्केट में गिरावटें होती हैं तो गिरावटों के बाद जब बॉटम बनता है तो उसके बाद क्या बिहेवियर होता है हमारे स्टॉक मार्केट का। तो 2008-9 में ये बड़ी गिरावट हुई थी, 2020 में ये बड़ी गिरावट हुई थी, 2022 में यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन हुआ था, 2015-16 में एक बड़ा करेक्शन हुआ था। तो अगर हम ध्यान दें तो हर 2-3 साल पर एक करेक्शन हमें मार्केट में देखने को मिलता है और हर 5-6 साल पे एक क्रैश हमें मार्केट में देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि स्टॉक मार्केट करेक्शन और स्टॉक मार्केट क्रैश में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, 2015-16 में करीब करीब 18% के आसपास की गिरावट आई थी मार्केट में। 2022 में जब हमारे रशिया और यूक्रेन भिड़ गए थे आपस में तो उस समय करीब करीब 15-16% के आसपास की गिरावट आई थी मार्केट में। तो जब भी 12 से 15, 16, 17% की गिरावट होती है मार्केट में तो हम इसे स्टॉक मार्केट करेक्शन बोलते हैं। अब रीसेंट की सिचुएशन की बात करें तो महज 3 दिन पहले तक हमारा निफ्टी 50 12% के आसपास गिर चुका था। अब ऐसे में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो 12% का एक तरह से डिस्काउंट हुआ राइट मार्केट से, तो फिर उन्हें पता होता है कि हिस्टोरिकली मार्केट गिरता रहा है और रीसेंट 2022 में तो रशिया और यूक्रेन की वजह से गिरा था। तो यहाँ पे ईरान, इजराइल और यूएस अगर आपस में गुत्थम गुत्था कर रहे हैं तो क्या 12% की गिरावट उनके लिए वैल्यूएशन का एक सिग्नल नहीं था? तो यहाँ पर बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, ऐसे में फंडामेंटली साउंड कंपनियों को ढूंढते हैं, खासतौर पे ऐसी कंपनियां जो कि डिस्ट्रेस्ड कंपनियां होती हैं, यानी कि उनमें प्राइसेस में तो गिरावट हुई होती है लेकिन फंडामेंटली वो साउंड होती हैं, बिजनेस इंटैक्ट होते हैं उनके। तो यहाँ पर हमने ये चीज समझ ली कि स्टॉक मार्केट करेक्शन की सिचुएशन क्या होती है। ऐसे में भी बॉटम कहाँ पे होता है ये किसी को नहीं पता चल पाता है। जब भी 8-10% की गिरावट उन्हें देखने को मिल जाती है तो वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत कर देते हैं स्टैगर्ड वे में। ठीक, अब ये जो गिरावट थी 2008 की और ये जो गिरावट थी 2020 की, गिरावट हुई थी डिफरेंट कारणों से, लेकिन गिरावट तो हुई थी। तो मार्केट में जब 20-25% से ज़्यादा की गिरावट होने लगे तो ऐसे में हम करेक्शन से हटकर स्टॉक मार्केट क्रैश की श्रेणी में ला देते हैं मार्केट को। अब ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, ऑलमोस्ट सभी कंपनियां, चाहे वो हमारी रिलायंस, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनियां ही क्यों ना हो, बजाज फाइनेंस ही क्यों ना हो,
ऐसी कंपनियों के प्राइसेस भर भरा कर गिर जाते हैं। और ऐसे क्यों गिरते हैं? क्योंकि मार्केट में जब 30, 35, 40, 50, 55% की गिरावट हो रही हो तो फिर वहां पर सेंटीमेंट काम करने लगता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फ्रेमवर्क का पॉइंट क्या है? सेंटीमेंट। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो यहाँ पर जब जब इन्वेस्टर सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाता है तब तब वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में। ये चीज़ एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें समझना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें एफआईआई डीआईएच के डाटा, तो 17 मार्च 2026 को एफआईआई ने करीब करीब 4,700 करोड़ रुपए के आसपास नेट सेलिंग की, लेकिन हमारा डीआईएच ने यहाँ पे 5,200 करोड़ रुपए के आसपास बाइंग कर ली। पिछले 2-3 दिन में एफआईआई तो सेल कर रहे हैं, लेकिन डीआईएच हमारे इतना बाई कर दे रहे हैं कि मार्केट में हमें ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं। अब क्या इसका मतलब कि बॉटम बन गया? इसका मतलब ये नहीं कि बॉटम बना है या नहीं, इसका मतलब ये है कि एफआईआईज अभी भी वापस नहीं आने को तैयार हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में। तो कुछ ना कुछ बातें ऐसी हैं जो कि उनको स्टॉक मार्केट से बाहर निकाल रही हैं। हमारे तंत्र को, सिस्टम को उन बातों पर ध्यान देना होगा और सीरियस होकर एफआईआईज को वापस बुलाने की कोशिशें करनी होगी। तो यहाँ पर एफआईआईज पिछले कुछ महीनों से बेतहाशा एक तरह से देखें तो मार्केट से हमारे नेट सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, ये तो बात हमने यहाँ पे समझ ली। अब एफआईआईज का डाटा अगर हम 2020 में देखेंगे, मार्च अप्रैल के बाद से, तो वो इन्वेस्टमेंट करने लग गए थे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्योंकि उनको वैल्यूएशन दिखने लगी थी। तो वैल्यूएशन एक पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट होता है इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स। तो जब सेंटीमेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो जनरली इन्वेस्टर्स मार्केट को प्रेफर करने लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम मार्केट के फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं। फंडामेंटल्स कैसे जज करते हैं? प्राइस टू अर्निंग रेशियोस, राइट। तो ये जब डाटा हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट, हिस्टोरिकल डाटा, इससे आपको जो इंपॉर्टेंट सिग्नल्स हैं या पॉइंटर्स हैं वो समझ में आएंगे कि मार्केट कैसे बिहेवियर को समझता है और कहाँ पे वो जाकर रुकता है, ठहरता है, कहाँ से वो वापस चलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हम 17 मार्च 2026 का देखें तो ऑलरेडी 20.5 के आसपास पी आ चुका है। जनरली 23-24 के ऊपर पी रहता है तो हम कहते हैं कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन उसकी हाई हो चुकी है। 25-26 के ऊपर तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और 27-28 के ऊपर से स्टॉक मार्केट में करेक्शन की एंटिसिपेशन होने लगती है। अब यहाँ पे अगर हम 2020 में चलें तो मार्च का महीना 31 मार्च 2020, 20 से कम का पी, और जब जब 20 से कम का पी गया है तब तब वैल्यूएशंस मार्केट के अट्रैक्टिव हो गए हैं और ऐसे मौक़ों के बाद मार्केट में एक बॉटम बना है और बॉटम बनने के बाद एक नया हाई बनाया है मार्केट ने। तो ये हिस्टोरिकल डाटा हमें क्या बता रहे हैं? हिस्टोरिकल डाटा हमें बता रहे हैं कि सिग्नल्स कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। अब यहाँ पे बाई करो इस पॉइंट पे, सेल करो उस पॉइंट पे, वो सिग्नल्स की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सिग्नल्स पकड़ना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। चाहे कितनी भी आप डिग्रियाँ ले लीजिए, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो आपको, इवन बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स हमारे विजय केडिया जी हो गए या दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स हो गए, वो एंटिसिपेट करते हैं चीज़ों को। वो कभी ये नहीं कहते आके बाबाओं की तरह कि भाई इस पॉइंट के बाद मार्केट ऊपर या इस पॉइंट के बाद मार्केट नीचे। वो एंटिसिपेट करते हैं और बेस्ड ऑन डाटा वो जज करने की कोशिशें करते हैं कि अगर यहाँ पे पॉइंटर्स हमें बता रहे हैं कि मार्केट का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गया है तो स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टिंग करने की क्यों ना शुरुआत की जाए। तो ये सब बातें एज एन इन्वेस्टर हमें समझनी चाहिए। ठीक है, अब रिसेंटली बात होने लग गई थी क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल की न्यूज़ हर जगह चलने लग गई थी। आपने ध्यान दिया होगा कुछ हफ्तों पहले इनफैक्ट सिल्वर और गोल्ड हर कोई इसकी बातें करने लग गया था। किसी को भी कहीं भी आप चले जाओ, पान वाले की दुकान पे, किसी भी राशन वाले की दुकान पे, तो हर कोई कह रहा था कि भाई चांदी खरीद लो, चांदी के दाम तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपको ध्यान होगा 4 लाख के ऊपर ऑलमोस्ट हर गली वाले बात करने लग गए थे चांदी के बारे में। उसके बाद क्या हुआ? प्राइसेस गिरे, राइट। अब कितने प्राइसेस है, कहाँ पे चल रहा है, हम उसके डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हर कोई किसी के बारे में बात करने लगे तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा सिग्नल्स हमारे लिए मिलने लगते हैं कि कुछ ना कुछ नेगेटिव है। अब देखिए 2022 में क्या हुआ था। 2022 में जब रशिया यूक्रेन की बातें हुई थी तो मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो 100 के ऊपर चले गए थे। तो अब जब 100 के आसपास जाकर थोड़ा सा यहाँ पे वापस आ रहा है तो
जस्ट बिकॉज कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, केवल कुछ चुनिंदा कंट्रीज के लिए खोला है उसको, डज दिस मीन कि हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस के बारे में ज़्यादा परेशान होना चाहिए? लॉन्ग टर्म के डाटा क्या कहते हैं ये आप देख सकते हैं कि जो तो क्रूड ऑयल हो गया या एलपीजी की किल्लत हो गई या ये सब बातें हो गई, ये सब बातें क्या है, होती हैं, पहले भी हुई हैं। हालांकि जो एलपीजी की किल्लत है वो थोड़ा सा इस बार सीरियस लेवल पर है, क्योंकि अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर एलपीजी की वजह से शॉर्टेज जो हो रही है खासतौर पे बेंगलोर जैसी सिटीज़ में, उन शॉर्टेज की वजह से एक तो रेस्टोरेंट्स ने खाने के मेन्यू में कमी कर दी है, कुछ ग्रेवी वाले आइटम्स वो नहीं बना रहे हैं, और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अगर अगले 2-3 हफ्तों तक ये सिचुएशंस कंटिन्यू रह गई तो ऐसे में नौकरियां भी जा सकती हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, खासतौर पे ऐसे बिजनेसेस में जो कि होटल्स में हैं या रेस्टोरेंट्स में हैं। इसके साथ ही साथ धीरे धीरे अगर हम ध्यान दें तो चीज़ों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। इवन सिंपल कॉफ़ी के लिए आप जाइए तो 4-5 रुपये वहाँ पे प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो खानों के दाम तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, बट क्या ये सिचुएशन हमेशा के लिए रहेगी, ये सोचना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम हमारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, स्मार्ट मनी कहाँ पे जा रहा है। तो इसको समझने के लिए हम विजय केडिया जी का जो ओवरऑल नेटवर्थ हिस्ट्री है वो देखते हैं। तो दिसंबर 2024 में करीब करीब 1900 करोड़ रुपए के आसपास नेटवर्थ था। करंटली देखें तो 50% डाउन हो चुका है, 996 करोड़। अब ये जो 50% का ग्राफ गिरा है, क्या ये पहली बार गिरा है इनकी ओवरऑल हिस्टोरिकल नेटवर्थ में? ये देखना हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ये जब हम देखेंगे राइट, तब हमें समझ में आएगा कि किसी का भी ग्राफ हो, चाहे चार्ट मार्केट का हो चाहे स्टॉक का हो, ऐसे चलता है, ना कि ऐसे या ऐसे या ऐसे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि यहाँ पर इन्होंने कुछ स्टॉक सेल किए हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग की हो सकता है इधर उधर की चर्निंग की हो पोर्टफोलियो की, बट ऑल इन ऑल देखें तो दिसंबर 2024 के बाद से इनकी पोर्टफोलियो में करीब करीब 50% के आसपास की गिरावट है नेटवर्थ। अब देखिए यहाँ पर 2017 में क्या था, 506 करोड़ से ये सीधे सीधे गए थे 214 करोड़। तो ऐसा नहीं कि पहली बार 50% का डाउन साइड है, पहले भी 50% डाउन साइड ये देख चुके हैं। तो बड़े इन्वेस्टर्स, स्मार्ट मनी की खासियत ये होती है कि वो 50% डाउन साइड के लिए तैयार रहते हैं, खासतौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो जैसे कि हमारे बड़े इन्वेस्टर्स कहते हैं, अगर आप 50% डाउन साइड के लिए तैयार नहीं है तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो विजय केडिया जी रिसेंटली ओम इंफ्रा में इन्होंने स्टेक बढ़ाया, बट रेप्रो इंडिया में इन्होंने अपना स्टेक कम किया। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, जिनमें वैल्यूएशंस दिखती है उनको उनमें वो ऐड ऑन करते हैं, जिनमें वैल्यूएशंस खराब दिखती है या जिनके फंडामेंटल्स खराब दिखते हैं धीरे धीरे उसको ऑफलोड करते रहते हैं। यहाँ पे पटेल इंजीनियरिंग उन्होंने नया ऐड किया, एडविथ एनर्जी इन्होंने नया ऐड किया, ओम इंफ्रा इन्होंने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया। तो ये सब जो पॉइंटर्स होते हैं हम इन्वेस्टर्स के लिए एनालिसिस करने में हमारी मदद करते हैं कि हमारा जो स्मार्ट मनी है वो कहाँ पे जा रहा है, खासतौर पे ऐसे सिचुएशंस में। ठीक है, तो ऑल इन ऑल बॉटम कब बनता है ये तो किसी को नहीं पता होता है, लेकिन बॉटम तब बनता है जब कोई बैड न्यूज या बैड इवेंट ऑलरेडी प्राइस में आ चुका होता है, प्राइस को नीचे ला चुका होता है एंड वैल्यूएशंस इंटैक्ट होती हैं एंड साथ ही साथ फंडामेंटल्स एंड बिजनेस कंपनी के इंटैक्ट होते हैं। तो अगर कंपनीज स्टेबल या इंप्रूविंग रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर दे, गाइडेंस इंप्रूव होने लगे, तो ये संकेत होता है कि डाउन साइड अब लिमिटेड हो रहा है। ठीक है, तो इन सब बातों से हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि जब कोई इवेंट होता है, नेगेटिव न्यूज आती है, तब बॉटम बनने के संकेत हो सकते हैं। जब रिटेल इन्वेस्टर्स खासतौर पे पैनिक करते हैं तब संकेत हो सकते, और लोग जब बोलने लगते हैं कि मार्केट अब खत्म है तब संकेत हो सकते हैं। तो ऑल इन ऑल मार्केट फ्यूचर को प्राइस करता है, प्रेजेंट को नहीं। तो अगर आपको डर लग रहा है तो चांसेस हैं कि अपॉर्चुनिटी भी वही है। सो डू नॉट प्रेडिक्ट बट प्रिपेयर। मिलते हैं इसी तरह की एक अनदर वीडियो में, तब तक हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर से जरूर करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।